हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है बीपीएससी 133 का है। ओके राइट, यूनिट 9 ले लेते हैं। और आई थिंक्स ये लास्ट या फिर इसके बाद एक और यूनिट होगी। आई थिंक्स एक शायद यूनिट हो, ठीक है ना, वरना आपका जो ये कोर्स है एक तरह से कंप्लीट ही है। राइट, तो चलिए फिर देख लेते हैं जो हमारी यूनिट 9 है वो क्या है। तो हमारे जो 9 यूनिट है वो है चुनावी प्रक्रियाएं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि चुनाव की प्रोसेस कैसे होती है, निर्वाचन व्यवस्था क्या होती है। राइट, सभी कुछ अब इसमें देखेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं, यहाँ पे शुरू कर देते हैं कि चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग मतदान के द्वारा एक वैधानिक संस्था में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों का चयन करते हैं। तो चुनाव क्या प्रक्रिया हो गई? चुनाव के माध्यम से लोग मतदान के द्वारा, चुनाव में मतदान होता है, ठीक है, मत देते हैं। तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग मतदान के द्वारा एक वैधानिक संस्था, मतलब सरकार जैसे हो गई, ठीक है ना, उसमें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सदस्यों का चयन करते हैं। ठीक है, और ये संस्था संसद हो सकती है अथवा एक स्थानीय निकाय भी हो सकता है। तो चुनाव के मतलब सरकार को चुनते हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव के माध्यम से चयन की प्रक्रिया प्रतिनिधि लोकतंत्र से अब लगभग अलग नहीं की जा सकती है। तो 20वीं सदी में क्लियर हो गया चुनाव क्या है। चुनाव है प्रक्रिया जिसके माध्यम से लोग मतदान के द्वारा एक वैधानिक संस्था में अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, और ये जो संस्था क्या हो गई, वैधानिक संस्था कौन सी है, संसद या फिर स्थानीय निकाय। तो 20वीं शताब्दी में चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार, एक व्यक्ति एक मत और एक मत एक मूल्य, विस्तृत सार्वजनिक सहभागिता, गुप्त मतदान और निर्वाचकीय निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा और चयन के सिद्धांतों पर आधारित हो गए हैं। तो यदि हम आज के चुनाव को देखें कि आज का चुनाव क्या है, तो आज के चुनाव के बारे में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, यानी एक व्यक्ति एक मत का उपयोग करना, एक मत और एक मूल्य, विस्तृत सार्वजनिक सहभागिता, गुप्त मतदान भी होता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, चयन के सिद्धांत, ये सिद्धांत है चुनाव के। तो जब चुनाव इन सिद्धांतों के आधार पर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, तब वे केंद्रीय यंत्रावलियां बन जाती हैं, यानी केंद्र के रूप में आ जाते हैं, और जिनके माध्यम से प्रतिनिधि लोकतंत्र की परियोजना साकार होती है। तो ये प्रतिनिधियों का चयन, सरकारों का निर्माण, सरकारी जवाबदेही और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, जनता को शिक्षा उपलब्ध कराना, जनमत के निर्माण को प्रभावित करना, सरकार के लिए वैधता को सुशांत बनाना, लोक नीति और राजनीतिक दलों को प्रभावित करना, मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच संवाद उत्पन्न करने से कार्यों को निष्पादित करते हैं। तो एक चुनाव का क्या क्या काम होता है, क्योंकि हमने एक प्रतिनिधित्व तो चुन लिया वहां पे, ठीक है, एक प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति को तो चुन लिया। अब ये काम क्या होता है, तो देखिए, सबसे पहले प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। ठीक है, जो हमने सेलेक्ट कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया मतदान देके, फिर सरकार का निर्माण वहां पे किया जाता है। अब हमने जिनको चुन के भेजा है वो सरकार बनाएंगे। ठीक है, फिर सरकार की जवाबदेही होती है कि क्या करना, सभी को सार्वजनिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, सबको सभी चीजें मिले, जनता को शिक्षा उपलब्ध कराना किसका काम होता है, सरकार का काम होता है। ठीक है, और सरकार के लिए वैधता को सुसाध्य बनाना, यानी कानून को सही बनाना, सरल बनाना और उचित संगत न्याय तर्क बनाना, और लोक नीति और राजनीतिक दलों को प्रभावित करना, ये सभी चीज जो होते हैं चुनाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे निर्वाचन व्यवस्था की परिभाषा देख लेती है कि निर्वाचन व्यवस्था क्या कहलाती है। तो इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो चुनाव की क्रियाविधि को नियमित करते हैं, मतलब निर्वाचन व्यवस्थाएं होती हैं जो चुनाव को करवाती हैं। ठीक है ना, तो क्या इस यूनिट में हम निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्वाचन व्यवस्था की परिभाषा देख लेते हैं, क्या कि निर्वाचन व्यवस्था है क्या। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हम बोलते हैं उसे। ठीक है, चुनाव, उसे चुनाव आयोग बोलेंगे। और यहाँ पे निर्वाचन व्यवस्था किस तरह से चुनाव जो होता है वो होता है, उसकी व्यवस्था किस तरह से की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं हम निर्वाचन व्यवस्था। तो देखिए, निर्वाचन व्यवस्था का जो संबंध होता है नियमों के उस समूह से है जो चुनावों की क्रियाविधि को नियमित करता है, यानी चुनावों की क्रिया के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, ठीक है ना, क्रियाकलाप जो किए जाते हैं वो निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये नियम चुनावों के सभी पहलुओं से संबंध रखते हैं। ठीक है ना,
जैसे मतदान का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव आयोजित करने के लिए निर्वाचन यंत्रावली, मतदान की प्रकृति, मतपत्र की संरचना, चुनाव अभियान, व्यय और प्रतिबंध, जिले का आकार, निर्वाचक द्वार, मतदान की तारीख, मतगणना में निष्पक्षता, चुनावी विवादों का समाधान इत्यादि। तो निर्वाचन व्यवस्था को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये निर्वाचन व्यवस्था का मतलब होता है उस समूह से होता है जो चुनाव की क्रियाविधि को नियमित करता है, चुनाव के लिए नियम बनाता है, चुनाव के लिए रूल बनाता है। ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि चुनाव में क्या क्या होता है। मतदान का अधिकार किसको होगा, कौन मतदान कर सकता है, कौन मत दे सकता है, ये निर्वाचन आयोग जो होता है निर्वाचन के अंतर्गत व्यवस्था की जाती है। चुनाव लड़ने का अधिकार किसको हो, कौन व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, ठीक है, कौन इलेक्शन लड़ सकता है। चुनाव आयोजित करने के लिए निर्वाचन यंत्रावली, अब चुनाव आयोजित होगा तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। फिर मतदान किस तरह का होगा, बैलेट पे होगा, किस तरह का होगा, कागज पे होगा, सभी कुछ पता आजकल किस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है ना। यांत्रिक विधि से होगा, मशीन से कंप्यूटर से होगा, किस तरह का होगा, तो मतदान की प्रकृति हो जाती है। मतपत्र की संरचना क्या होगी, चुनाव अभियान किस तरह से चलाया जाए। ठीक है ना। बोलते हैं ना कि अब क्या लग गया है, उसे एक वर्ड बोलते हैं जब चुनाव होता है, आचार संहिता। तो कुछ टाइम पहले आचार संहिता लगा दी जाती है, मतलब उसके बाद कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। तो चुनाव अभियान कब तक, कैसे, किस तरह से चलेगा। फिर चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकती है एक पार्टी, एक व्यक्ति, ये भी तय होता है, उससे ऊपर खर्च नहीं करना होता है और उसका ब्यौरा भी उनको देना होता है। ठीक है ना। तो व्यय यानी कि वित्त प्रबंध का मतलब पैसे की व्यवस्था का जो निगरानी का काम होता है निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जिले का आकार, जिले के आकार के हिसाब से चुनाव करवाए जाते हैं, जिस जिले में जितनी पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग से। ठीक है ना। फिर किस दिन इलेक्शन होगा। ठीक है। ये जो भी उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गलत तरीके से काम किया गया है, ठीक है ना, तो फिर से काउंटिंग करवाई जाती है। ये सभी चीजें निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत आती। ठीक है। तो निर्वाचन व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है और इसका तकनीकी अर्थ में एक निर्वाचन व्यवस्था का संबंध कानूनी यंत्रावलियों से होता है जो मतों को सीटों में रूपांतरित करते हैं। ठीक है ना। और निर्वाचन व्यवस्थाएं दलों और उम्मीदवारों के लिए नागरिकों की वरीयता की मांग करने और मतों को प्रतिनिधित्व में परिवर्तित करने के नियम होते हैं। तो निर्वाचन व्यवस्था का संबंध कानून से होता है, हर एक चीज कानून से जुड़ी हुई होती है। और जो हम मत देते हैं, जो हम वोट देते हैं, उन वोटों को सीटों में परिवर्तित करने का काम होता है। यानी हमने मत कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। निर्वाचन व्यवस्था का काम होता है काउंटिंग करवाना, गिनती करवाना, और गिनती होने के बाद जो जीतता है उसको वो सीट मिल जाती है, तो सीटों में परिवर्तित होना। ठीक है ना। और जो दल और उम्मीदवार होते हैं तो नागरिकों की वरीयता की मांग करने, उन मतों को प्रतिनिधित्व करने के परिवर्तन, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ तक रूपांतरित करने का काम होता है। ठीक है ना। तो ये निर्वाचन व्यवस्था का काम हो गया। अब निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत 3 अवयव होते हैं। मतपत्र की संरचना पहला अवयव, निर्वाचन फार्मूला दूसरा अवयव, और निर्वाचन जिलों का निर्माण, और या फिर जिला आकार आप कह सकते हैं। तो निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत 3 अवयव होते हैं, 3 प्रकार आप कह सकते हैं इसे। तो मतपत्र की संरचना का अर्थ होता है मतों की संख्या। ठीक है, राइट, मतलब जिनका प्रयोग एक मतदाता कर सकता है। ठीक है। और विकल्पों की संख्या जिन्हें एक मतदाता अभिव्यक्त कर सकता है। तो मतपत्र सुनिश्चित हो सकते हैं जो एक मतदाता को एक ही उम्मीदवार के पक्ष में मत देने की अनुमति देते हैं। आप बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा में, इनमें से किसी में से आप पार्टी, किसी में से एक को आप मत दे सकते हैं। वहां पे ये होता है, सभी को नहीं दे सकते हैं। तो ये होता है कि अपने मत को अभिव्यक्त किस तरह से आप करें, अपने मत का प्रयोग आप किस तरह से करें, मतपत्र से ही सुनिश्चित होता है। ठीक है ना। और जो आपको, जो उम्मीदवार होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनके पक्ष में देना होता है, लेकिन एक के पक्ष में। तो केवल एक ही वोट डालने की अनुमति देते हैं, या वियोज्य हो सकते हैं जो एक मतदाता को विभिन्न राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के बीच मतों को विभाजित करने की अनुमति देते हैं। तो आप एक मत का ही यूज कर सकते हैं, एक ही मत पत्र पे एक ही वोट डाल सकते हैं। तो मत पत्र जो होता है वो क्रम सूचक भी हो सकता है, जो निर्वाचन जिले के उम्मीदवारों की सूची के विरुद्ध उम्मीदवारों के क्रम को श्रेणीबद्ध करने की अनुमति देता है। ठीक है। फिर निर्वाचन का फार्मूला देख लेते हैं क्या है। तो फार्मूला का संबंध मतों को सीटों में परिवर्तित करने के एक निश्चित क्रियाविधि से है, गणना से, काउंटिंग से है।
ठीक है। अर्थात ये उस तरीके का प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारा मतों को सीटों में बदला जाता है, काउंटिंग की जाती है। इस विधानसभा क्षेत्र के इस सीट में ये जो दल है ये आगे चल रहे हैं, ये उम्मीदवार, इस दल के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वो इतने वोट से आगे हैं, वो आगे हैं, काउंटिंग होती जाती है, इतने वोट से पीछे हैं, काउंटिंग होती जाती है, फिर लास्ट में होता है कि ये जो उम्मीदवार है इस दल के इस सीट से जीत गए हैं। तो ये क्या होता है, निर्वाचन फार्मूला होता है। ठीक है। तो समान तौर पर मतों को सीटों में परिवर्तित करने के लिए ऐसी 3 यंत्रावलियां हैं, बहुलवादी, बहुमती और आनुपातिक। ठीक है। फिर जिला निर्माण, तो इसका संबंध उस क्षेत्र को पृथक निर्वाचन जिलों में विभाजित करने की प्रक्रिया से जहां से मतदाता विधान पालिका के लिए अपने प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो निर्वाचन जिला वह है जिसे भारत, जैसे भारत और ब्रिटेन में हम चुनाव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बोला ना मैंने कि चुनाव क्षेत्र जहां से इलेक्शन लड़ा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है। तो जिला आकार का संबंध सीटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रत्याशियों की उस संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना। तो जो जिला का आकार होता है, जितना बड़ा जिला होता है वहां पे लोकसभा सीट आप कह सकते हैं, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, ये क्या होती हैं, ये जिले के अकॉर्डिंग होती है। जो जितना बड़ा जिला होता है वहां पे उतनी बड़ी ज्यादा लोकसभा सीट, विधानसभा सीटें होती हैं। जो जिला जितना कम होता है वहां पे उतनी कम होती है। ठीक है ना। तो जिसका निर्वाचन भी किसी भी जिले के चुनाव से होना होता है, जिसका किसी भी निर्वाचन जिले से चुनाव होना है। तो ये एकल सदस्य जिले से लेकर बहुसदस्यीय निर्वाचन व्यवस्थाओं तक होता है। तो ये हो गया जिला निर्माण। ठीक है ना। ये अवयव है किसके, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन व्यवस्था के। तो निर्वाचन व्यवस्था हमने देख लिया ना। अब निर्वाचन व्यवस्था के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है ना, कि निर्वाचन व्यवस्था के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए बहुत सारी विभिन्नताएं इसमें पाई गई हैं और बहुत सारे व्यवस्थाओं में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर जिला मतपत्र संरचना जो है, जिसको अवयव कहते हैं, जिला मतपत्र संरचना, फिर निर्वाचन फार्मूला और आकार के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करते हुए हमें 4 मुख्य श्रेणियां प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो निर्वाचन जो व्यवस्था होती है उसके प्रकार 4 तरह के होते हैं। पहला बहुलवादी व्यवस्था, दूसरा बहुमती व्यवस्था, तीसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था और चौथा मिश्रित सदस्य व्यवस्था होती है। ठीक है। एक एक करके समझ ले। बहुलवादी व्यवस्था क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है ये। तो चुनाव की बहुलवादी व्यवस्था प्रतिनिधित्व की प्राचीनतम और विस्तृत रूप से व्याप्त व्यवस्था है। ठीक है ना, राइट। यानी कि ये बहुलवाद के नियम पर आधारित होती है। मतलब क्या हुआ बहुलवाद का, कि जीतने वाला उम्मीदवार वह होता है जिसे एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, जो बहुत ज्यादा वोटों से जीतता है। बहुल का मतलब ज्यादा हो गया। ठीक है ना। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है वो एक अपने निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे उम्मीदवार से बहुत ज्यादा वोटों से जीतता है, सर्वाधिक मत से जीतता है, वो बहुलवाद हो गया। और इसकी परवाह किए बिना कि उस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत मिला है या नहीं, अब उसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी वो अलग बात है, आगे की बात होती है। वो अपनी जीत वहां पे निश्चित करता है बहुत ज्यादा वोटों से। तो भारत में इस व्यवस्था का प्रयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए किया जाता है। ठीक है। और इसका प्रयोग फिलीपाइंस और वेनेजुएला में भी किया जाता है। तो ये हो गया बहुलवाद। ठीक है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका भी निम्न सदनों के सदस्यों के लिए इसका प्रयोग करता है। इसमें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। मतदाताओं के पास एक वोट होता है जिसे वे राजनीतिक दलों को ना देकर उम्मीदवार को देते हैं। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत मतपत्र की संरचना सुस्पष्ट हो जाती है। तो ये व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिकतम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीतता है। मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष बनाना है किसी को, राज्यसभा का अध्यक्ष बनाना है, तो क्या किया जाएगा, वहां पे वोट की जाती है। लोग अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं और फिर ये होता है कि राज्यसभा का बनाना तो राज्यसभा की वोटिंग की जाएगी और लोकसभा का बनाना तो लोकसभा की वोटिंग की जाएगी। जिसको अधिक मत मिलेंगे मतलब वोटिंग मिलेगी, वो वहां पे जीत जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर देख लेते हैं, राइट, ओके। तो ये हमने देख लिया बहुलवाद का। ठीक है। अब बहुमती व्यवस्था देख लेते हैं। बहुमती, तो बहुमती का मतलब ये होता है कि ये जिस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है उसे 50% से अधिक मत प्राप्त हुए। बहुमती यानी बहुत ज्यादा, यानी 50% से ज्यादा वोट। तो कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। बहुमती व्यवस्था अपने 2 रूपों में 2 राउंड व्यवस्था यानी 2R या सद्वितीय बैलेट व्यवस्था या वैकल्पिक मत व्यवस्था, इन चीजों के साथ ये चलती है। यानी कि ये सुनिश्चित करती है कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त है, अर्थात 50% +1 मत। ठीक है।
टू राउंड व्यवस्था, द्वितीय बैलेट व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव के 2 दौरे होते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले दौर में पूर्ण बहुमत का फार्मूला सफल होता है या नहीं। वही होता है जब मान लीजिए सपोज दैट के लिए यहाँ पे मैं अपना वो दे रही हूँ ओपिनियन कि जिस तरह से मान लीजिए गवर्नमेंट यदि गिरती है, किसी के अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो यहाँ पे शायद यही व्यवस्था अपनाई जाती है। वहां पे तो बहुमत प्राप्त करना होता है कि 1.3 1.4 व्यवस्था होती है प्राप्त करने के लिए। तो सपोज दैट मैं बता रही हूँ, तो उसको अपनी पावर, अपनी शक्ति को सिद्ध करने के लिए फिर क्या करना होता है, बहुमत, पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। पूर्ण बहुमत में 50% मतलब 1 मत वहां पे होता है वो व्यवस्था। अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में उसे बहुमत नहीं मिल पाता है, तो फिर सेकंड राउंड किया जाता है, ठीक है ना। और यदि मतदान के पहले ही दौर में किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो सेकंड राउंड फिर नहीं किया जाता है, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो यदि पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो सबसे ऊपर के 2 उम्मीदवारों से नीचे वाले सभी उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है। फिर मतदान का दूसरा दौर पहले 2 उम्मीदवारों के बीच कराया जाता है, जिनमें से एक को मतों का पूर्ण बहुमत मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, बहुमती, ठीक है ना। ओके, तो इस व्यवस्था में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और मतदाता अपना मत राजनीतिक दलों को न देकर उम्मीदवारों को देते हैं, ठीक है। तो यद्यपि इन मतदाताओं को एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना पड़ता है और पहले दौर में एक दल से दूसरे दौर में एक भिन्न दल का पक्ष ले सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था होती है बहुमती व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। ओके, चलिए वैकल्पिक मत व्यवस्था देख लेते हैं क्या कहलाता है, क्योंकि वैकल्पिक मत व्यवस्था भी तो है ना हमारे पास में, ठीक है ना। तो वैकल्पिक मत व्यवस्था या जो अल्टरनेटिव वोट सिस्टम होता है, इसमें एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और ये मतदान पर आधारित होती है, अर्थात मतदाता एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार को मत न देकर सभी उम्मीदवारों को वरीयता के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं और अपनी पसंद को पहले नंबर 1 पर, दूसरी पसंद को नंबर 2 पर, तीसरी पसंद को नंबर 3 पर रखते हैं, ठीक है। वैकल्पिक मत होता है और मतों की गिनती पहली वरीयता के आधार पर की जाती है और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करना जरूरी होता है। और यदि किसी उम्मीदवार को मतदाताओं की पहली वरीयता के मतों का बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो अंतिम स्थान वाले उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है और उनके मतों को बचे हुए उम्मीदवारों को पूरी वरीयता के अनुसार बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है वैकल्पिक मत व्यवस्था, ठीक है ना। ओके, अब आगे देख लेते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था क्या है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, बहुलवादी, बहुल जाति, अब बहुलवादी और एक क्या था जस्ट अभी पढ़ाया और भूल गई, हाँ ठीक है, बहुमती। तो हमने बहुलवादी देखा और बहुमती देखा, अब आनुपातिक देख लेते हैं प्रतिनिधित्व व्यवस्था। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ था और सदी के अंत में या 20वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है ना, इसे यूरोपीय लोकतंत्र में अपनाया गया था, यानी ब्रिटेन और फ्रांस को छोड़ करके। और इसमें अनेक राष्ट्रीय संसदीय चुनावों के लिए अधिक बारी निर्वाचन व्यवस्था बनाई गई थी। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था जो होती है, इसे हम PR भी बोलते हैं, इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक दल की सीटों का प्रतिशत उसके द्वारा राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोट शेयर के सीधे अनुपात में होना चाहिए। यानी कि जो दल है उसकी सीटों को जो प्रतिशत है और उसके द्वारा राष्ट्रीय चुनाव में, जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, देश का चुनाव होता है, यानी केंद्र गवर्नमेंट का चुनाव होता है, तो उसमें जो प्राप्त वोट होते हैं उसके शेयर के सीधे अनुपात में होने चाहिए। तो इसका अर्थ है कि विधान पालिका में प्रत्येक दल के हिस्से की सीटें लगभग उसके वोट शेयर के बराबर होती हैं। तो एक पूर्ण रूप से आनुपातिक व्यवस्था में एक दल, जिसे उदाहरण के लिए राष्ट्रीय मत का 30% प्राप्त होता है, एक दल है जिसे राष्ट्रीय मत का 30% प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें प्रतिशत भी तो निकाले जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन हुए थे यूपी में, तो निकलता है कि बीजेपी ने इतने मत इस बार पाए, इतने प्रतिशत, और सपा इतने प्रतिशत। कभी कभी ये होता है कि मत परसेंट कम निकलते हैं, तब भी वो जो पार्टी होती है वो जीत जाती है, उसका बहुमत होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मत का 30% होता है और उसे विधान पालिका में 30% सीटें मिलती हैं, ठीक है। और सद द्वारा सूचित किया गया है कि आनुपातिक व्यवस्था का अनेक देशों द्वारा अपनाए जाने का प्रधान कारण बहुमती व्यवस्थाओं में नियमित अनुपातहीनता से बचना होता है, ठीक है। और जो डाले गए मतों और जीती गई सीटों के बीच तुलनात्मक दृष्टि से आनुपातिक स्तर प्राप्त करना होता है, ठीक है ना।
ओके, इसको आगे भी पढ़ा जाएगा। तो ये दो मुख्य प्रकार की पीआर व्यवस्था जो होती है, आनुपातिक जो व्यवस्था होती है, वो जो है यहाँ पे दो प्रकार की होती है। एक सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम होता है, एसटीबी जिसे बोलते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है एकल हस्तांतरण मत व्यवस्था। ठीक है ना? ओके ओके, अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब मिश्रित सदस्य व्यवस्था देख लेते हैं। तो मिश्रित सदस्य व्यवस्था का संबंध उस निर्वाचन व्यवस्था से है जिसमें विधान पालिका की कुछ सीटों को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए बहुलवादी या बहुमती फार्मूले द्वारा भरा जाता है। यानी कि जो विधानसभा की कुछ सीटें जो है वो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यानी एक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बहुलवादी या बहुमती जो फार्मूले होते हैं उनके द्वारा भरा जाता है, और कुछ सीटों को यानी अन्य सीटों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा भरा जाता है। उदाहरण के लिए जर्मनी में राष्ट्रीय विधान पालिका की 50% सीटें जो है वो किसके माध्यम से, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों बहुलवादी फार्मूले द्वारा भरी जाती हैं, और जबकि शेष 50% सीटें जो है पीआर के दल चुनावी परिवर्तन द्वारा भरी जाती है। ठीक है ना? इसी प्रकार से न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय विधान पालिका के 60% सदस्यों को एकल सदस्य निर्वाचन के द्वारा भरा जाता है, और बचे हुए 40% को बहुलवादी फार्मूले के माध्यम से भरा जाता है। ठीक है ना? तो मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं का लक्ष्य जहाँ पे बहुलवादी भी होता है और साथ में आनुपातिक भी होता है। ठीक है ना? इसीलिए दो जहाँ पे व्यवस्थाएं हो जाती हैं वो मिश्रित हो जाती है। तो मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं का लक्ष्य सदस्यीय एकल सदस्यीय बहुलवादी व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व और पीआर व्यवस्था से जुड़े अधिक न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन प्राप्त करना होता है। ठीक है ना? और मिश्रित व्यवस्थाओं में मतदाता दो मतों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्रम से उम्मीदवार स्तर यानी बहुलवाद और उम्मीदवार आधारित मत दल सूची स्तर कहा जाता है। ठीक है? तो ये हो गया मिश्रित दल सदस्य व्यवस्था। और मिश्रित जो व्यवस्था होती है ये दो प्रकार के होते हैं। मिश्रित सदस्य आनुपातिक व्यवस्था होती है और दूसरा बहुमती मिश्रित सदस्य व्यवस्था होती है। ठीक है? ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है निर्वाचन के कारक। ठीक है? जो निर्वाचक व्यवस्था होती है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। आनुपातिकता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। विभिन्न निर्वाचन व्यवस्थाओं का आकलन, ये भी इंपॉर्टेंट, मैं इसको नहीं लूंगी। ओके, हाँ, बहुलवादी और बहुमती व्यवस्थाओं के लाभ और हानियां देख लेते हैं। ये शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है? कि बहुलवादी और बहुमती व्यवस्था की लाभ और हानियां क्या हो सकती हैं। तो चलिए पहले लाभ देख लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, इनके पास विशेष रूप से एफपीटीपी व्यवस्था के पास अत्यंत सरल क्रियाविधि होती है और जिसे हर कोई समझ सकता है, और ये कार्यान्वित करने में सीधी होती है। ठीक है ना? ये लाभ जो है दोनों की चल रही है यहाँ पर। ठीक है? बहुलवाद और पीटीपी व्यवस्था यानी कि बहुमती व्यवस्था, यानी कि बहुलवाद पर आधारित एफपीटीपी व्यवस्था बहुमती व्यवस्था के समर्थक आग्रह करते हैं। फिर ये किसी अन्य व्यवस्था की तुलना में उम्मीदवारों की पहचान अपने प्रतिनिधि के साथ मतदाताओं के उच्च स्तरों को सुनिश्चित करती है, क्योंकि उम्मीदवारों से मतदाता परिचित होते हैं। ठीक है ना? जिससे उनका संबंध मजबूत होता है। ये नागरिकों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि की उपलब्धि द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है कर्तव्यों के पालन के लिए एक निश्चित रूप से अकेला जिम्मेदार होता है। तो जिसे हम सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार होगा। ठीक है ना? क्योंकि वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको वहां भेजने का काम आपने किया है। ये सामान्यतः एक दलीय बहुमती सरकारें उत्पन्न करती हैं और विधान पालिका में सशक्तिशील बहुमत के कारण ऐसी सरकारों में अधिक सशक्त, प्रभावशाली, स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है, और ये लघु उग्रवादी दलों को प्रतिनिधित्व और वैधता हासिल करने से रोकते हुए उग्रवाद को दूर रखते हैं। ठीक है? तो ये उग्रवाद को दूर रखते हैं, आप इतना रख सकते हैं। तो ये तो लाभ हो गए किसका, बहुलवादी और बहुमती व्यवस्था का। ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पर जो है बहुलवादी और बहुमती व्यवस्थाओं से जुड़ी सुविधाओं के बावजूद आलोचकों के तर्क हैं। अब यहाँ पे तर्क देख लेते हैं, या फिर आप हानियां इसको लिख सकते हैं। यदि हानि आता है तब आप इसको लिख दीजिएगा। यदि आता है कि बहुलवादी और बहुमती व्यवस्था से आपका क्या समझते हैं, आलोचना के द्वारा समझाइए, आलोचना कीजिए, तब भी आपको यही आंसर लिखना होगा। ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ हानियां भी देख लेते हैं या आलोचना। इन व्यवस्थाओं में अनेक मत बेकार हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि उम्मीदवार को एबीसीडी को, उम्मीदवार जो है 4 उम्मीदवारों को एबीसीडी को निर्वाचन क्षेत्र या से चुनाव लड़ते हुए मतों की कुल संख्या 100 से क्रमशः
30, 35, 20 और 15 मत प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इतने इतने मत 4 उम्मीदवारों को प्राप्त हुए हैं। अब ईएफपीटीपी व्यवस्था के अंतर्गत मात्र 35 मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार B1 विजेता है। अब बी ने 35 मत प्राप्त किए तो वह विजेता बन गया, और जबकि 65 जो मत जो हराने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए बेकार मत बन जाएंगे। 35 वाला जीत गया, जो 65 मत जो कि भले किसी A, C, D, B को मिले, लेकिन है तो मत 65 ना, 35 से ज्यादा है, लेकिन तब भी वो बेकार हो गए। तो ऐसा मत जो किसी उम्मीदवार या दल के निर्वाचन के प्रति योगदान नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट है कि 65 मतदाताओं की आवाज की अनदेखी यहाँ पे हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी हानियां या आलोचना की गई है, ठीक है। ओके। दूसरा, बहुलवाद पर आधारित एफपीटी व्यवस्था। ये निश्चित नहीं होता है कि जो दल राष्ट्रव्यापी मत का बहुमत प्राप्त करता है, राष्ट्रव्यापी पर बहुमत प्राप्त करता है, उसे विधान पालिका में सर्वाधिक सीटें मिलेंगी। यानी क्योंकि इसमें ऐसा सिद्धांत है ना बहुलवाद में 50-50% का, तो जरूरी नहीं है कि जो दल राष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़ा, उसको 50% वहां पे मिला, उसे बहुमत प्राप्त हुआ, तो उसे विधान पालिका में भी बहुमत प्राप्त हो या उतनी ही सीटें मिले। इस कारण से विधान पालिका में सीटों को आवंटित करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दल के उम्मीदवारों द्वारा जीते गए मतों की संख्या नहीं बल्कि सीटों की संख्या की गिनती की जाती है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है जिसमें दल जिसे मतों का बहुमत प्राप्त होता है वह सीटों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ जाता है, और क्योंकि बहुमत तो प्राप्त है लेकिन 50% नहीं है, 50-50% नहीं है, क्योंकि या तो राष्ट्रव्यापी में या विधान सभा में, विधान पालिका में 2 में 1 में किसी में उसके बहुमत कम है, और वह दल जो मतों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है उसे विधान पालिका में सीटों का बहुमत मिलता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का निर्माण उस दल द्वारा किया जाता है जो मतों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है ना। तो ये बहुलवादी पद्धति का सबसे गंभीर लोकतांत्रिक घाटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हानियां हो गई या आलोचना हो गई। फिर ये छोटे दलों को अल्प प्रतिनिधित्व का कारण होती है, मतलब छोटे दलों के उम्मीदवार को ना तो बहुवादी फार्मूले का लाभ पहुंचता और न ही बहुमती फार्मूले का लाभ पहुंचता, यानी 50% वाला जो लाभ होता है, और जिसके कारण से उनके द्वारा जीते गए मत बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाएं भी इन दोनों व्यवस्थाओं में इसी स्थिति में रह जाती हैं। फिर बहुलवाद पर आधारित या फीटी व्यवस्था सरकार की वैधता को दुर्बल बना देती है, क्योंकि अक्सर उन सरकार को उत्पन्न करती है जिसका निर्माण उस दल द्वारा किया जाता है जिसने मतों का 35% भी नहीं जीता होता है। तो एक ये भी चीज है। ये सामरिक मतदान को प्रोत्साहित करती है, अर्थात ये मतदाता कभी कभी अपने ही विकल्पों के विरुद्ध मतदान करते हैं। उन्हें जब ये एहसास होता है कि निश्चित दल से उनके पसंदीदा उम्मीदवार उनके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो एक ये इसमें भी कमियां देखी गई है, हानि देखी गई है, ठीक है ना। तो ये लाभ और हानि है बहुलवाद और बहु उसकी, और मुझे लगता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना, राइट। ओके, ठीक है। आप अनुपातिक यदि देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं दूंगी अनुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्थाओं के लाभ और हानियां, लेकिन यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि बेकार मतों की संख्या बहुत कम होती है, सभी दल मतों को अपने हिस्से के लगभग कड़े अनुपात में सीटें प्राप्त होती हैं। ये छोटे दलों को विधान पालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं, क्योंकि उनके द्वारा जीते गए मतों की एकदम उपेक्षा न होकर सीटों के आवंटन के लिए उनकी गिनती होती है, ठीक है ना। फिर ये 2 तरीकों से महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को विधान पालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराती है, जो ऊपर वाले जो दल होते हैं उनमें नहीं होता है। तो एक ये लाभ इसका होता है। और बेकार मतों की संख्या बहुत ही कम होने के कारण PR व्यवस्था बहुलवाद पर आधारित या PT व्यवस्था और बहुमती व्यवस्थाओं की तुलना में राजनीतिक सहभागिता के लिए उच्च स्तरों को उत्पन्न करती है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे उसकी हानियां दी हुई, ठीक है ना। तो लाभ और हानि जो है ये आ सकता है, और मुझे इंपॉर्टेंट ज्यादा बहुल दल और बहुजाति से लगता है, ठीक है ना। ओके ओके, चलिए फिर अब क्या देखते हो आगे, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है या यूनिट ये फिनिश्ड होगी। ओके, यूनिट ये फिनिश्ड हो गई आपकी, ठीक है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमने देखा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। एक बार चलते चलते फिर से एक नजर कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, एक वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। ओके, जिसमें हम बताएंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है।
तो इस तरह से आपका कोर्स जो है वो फिनिश्ड हो चुका है। ब्लॉक 4 ही शायद इसमें है, और ब्लॉक 4 जो है यूनिट 9 तक ही है, और ये यूनिट 9 जो है आपकी फिनिश्ड हो चुकी है। तो अब हम आपके लिए लेके आएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फेसबुक वगैरह में भी जितने ग्रुप बने हुए हैं इग्नू के वहां पे शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालू ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके राइट। और कोई क्वेरी हो, करना हो, कोई सवाल है तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, ठीक है। चलिए फिर टेक केयर, बाय।